बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। राज्यकर्मी के दर्जे पर नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर। बता दें कि बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को नए साल से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से क्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के अलावा नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को लेकर यह नीतीश कुमार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसी साल सरकार ने बिहार शिक्षक नियमावली में संशोधन किया था। नई नियमावली में प्रस्ताव था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। राज्य के नियोजित शिक्षक इसके विरोध में उतर गए और पटना एवं अन्य जिलों में आंदोलन किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने नई नियमावली की समीक्षा का आश्वासन दिया। अब सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं करनी होगी। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से एक क्षमता परीक्षा ली जाएगी। इससे पास करते ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उन्हें बीपीएससी टीचर्स की तर्ज पर वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। वो परीक्षाएं लिखनी पड़ेंगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी। और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं, अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो ये व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ। हम एक कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी। और बड़ी तकनीकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो। तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स हैं, उसके आलोक में ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 6 से 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए। और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं, और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर की क्या स्थिति रहेगी? ये विशिष्ट अभी जो स्थिति है ये अपने ही वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए। ठीक है, टोटल कितने होंगे सर? मैं बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में।
हाँ यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना। टोटल कितने शिक्षक हैं धनगढ़? ये हमको अनुमानित, हम अनुमान नहीं मार सकते क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है, ठीक है ना। ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। मैडम ये ले लीजिए। आज की तारीख में वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। हाँ हो गए, ठीक है ना। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से सर, आज से वो विशिष्ट जिस दिन से अधिसूचना निकलेगी, उसके गाइडलाइन निकलेंगे तब से ना। मतलब ऐसा नहीं कि कैबिनेट के निर्णय के बाद जो अधिसूचना निकलेगी, प्रक्रिया निर्धारण होगा, उसके बाद जो नियमावली में जो अन्य प्रावधान है उस तिथि से पुराना ही रहेगा। अभी तो पुराना ही रहेगा, और उसके बाद जब परीक्षा लिखेंगे तो नया वेतनमान मिलेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है, और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूज़मेंट पार्क का है, और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है, और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है, और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है, मैं आपको कॉपी देता हूँ, ठीक है। राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनबाड़ी है, सबको अपग्रेड कर दिया गया है। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है। पहला है तो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे से शेड निर्माण है, और संरचना मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के पीछे नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है, और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96,79,000 रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है गया जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। तो इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं, और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386 करोड़ 85 लाख रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है, उसकी स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी में आपको याद होगा एक रीगा शुगर मिल है जो बंद पड़ा था, और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत अरसों से बंद है, और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है। और ये आज के दिन में ये NCLT में भारत सरकार दिल्ली में ये अपील में भी है, और इसका नए प्रमोटर खोजने की प्रक्रिया में है। तो इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने यह कमिट किया है कि जो किसान है, किसान का बकाया जो करीब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है, सरकार वहन करेगी। और यह भुगतान जब चीनी मिल चालू हो जाएगा उसके 1 वर्ष बाद किसानों को यह भुगतान होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो मैसर्स रीगा शुगर मिल है उसको चालू करने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है, और किसानों को
51 करोड़ 30 लाख रुपए का जो बकाया है वो मिल चालू होने के बाद भुगतान होगा, ताकि अब इससे कम से कम ये सुविधा होगी, जो नए प्रमोटर आएंगे उनको यह सुविधा होगी कि कम से कम लागत में अब वो निवेश कर इस मिल को चालू कर सकेंगे। सुग्रवे नदी के बाएं और दाएं तट पर अररिया ननियोटी RWD रोड से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एवं सुग्रवे नदी के अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर के नए तटबंध का निर्माण का कार्य है तथा बाएं एवं दाएं तटबंध में कालीकरण, ये रोड है, ये जो आपके तट का है, ये रोड बनाने का कार्य है। और ये झंझारपुर प्रखंड, मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में ये अंतर्गत संग्राम अररिया संग्राम जो गांव है उसमें ये कार्यान्वित होगा। नहीं, ये मधुबनी का, ये झंझारपुर का है, ये झंझारपुर है, ये दूर है। ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का है, 9 नंबर एजेंडा था। इसमें पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत 4,08,29,000 मात्र के अनुमानित में 24/7 ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 69 पदों की स्वीकृति हुई है। 69 पदों की स्वीकृति हुई है ताकि 24/7 पशु चिकित्सा कार्यालय यह स्वीकृत हो सके। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था, ये कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट संवर्ग, मुझे प्रोन्नति का सोपान, जो प्रमोशन के जो हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, कार्यालय परिचर, उनके प्रमोशन के सोपान डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 1, उसका प्रमोशन के बाद कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 2 हो जाएंगे और कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 3 हो जाएंगे। तो एक का लेवल 2 हो जाएगा, एक का लेवल 3 हो जाएगा, एक का लेवल 4 हो जाएगा। तो जो पे है, पे बैंड और प्रमोशन का यह व्यवस्था की गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 31 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए 183 पद क्रिएट किए गए, 183 पद क्रिएट किए गए हैं। ये विभागाध्यक्ष के 29 और व्याख्याता के 154 पद।